Hello students, welcome to my channel Physics की class. Students, today we will discuss about the gravitation. Okay, so first of all we should understand what is the gravitation force of Earth. क्या होता है? तो बच्चों हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए हमारे हाथ में एक स्टोन है, यानी कि स्मॉल स्टोन है, यानी कि छोटा सा कंकड़ है, या हम कहेंगे छोटा सा पत्थर है, या हम कहेंगे कोई हमारे हाथ में गेंद है, या कोई भी एनी ऑब्जेक्ट वी हैव इन आवर हैंड, हमारे हाथ में है. अब क्या करें हम? इफ वी रिलीज a small object or a stone without pushing it, if we release it from a height, so that stone will accelerate towards the earth. वो स्टोन देखिए, मैं छोड़ रहा हूं इसको, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी, अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ उसको खींचती है माय डियर स्टूडेंट. तो हम क्या कहेंगे? द फोर्स विच पुल्स, वो फोर्स जो कि खींचता है, किसको? ऑब्जेक्ट को खींचता है. द फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. तो डियर स्टूडेंट्स, वही उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होता है. मान लीजिए अर्थ हमारे पास इस तरह से है, एक स्टोन हमने यहां से छोड़ा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है एंड दिस ऑब्जेक्ट हैविंग मास m. अब इसको रिलीज कर रहे हैं विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, तो ये इट विल डाउन, इट विल फॉल्स, तो ये नीचे की तरफ को आएगा. ये हमारे पास ग्रेविटी होगी, यानी कि जी इज द एक्सेलरेशन. तो ये अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींचती है. तो अब एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था आपका सर आइजैक न्यूटन. तो सर आइजैक न्यूटन इन 1687 proposed a law about the masses, about the objects, किसके? the force of attraction between any two objects in this universe. This law is called न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसका मतलब यह कि न्यूटन ने एक लॉ दिया, वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है इस यूनिवर्स के अंदर, जो भी कहीं दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि हमारे पास ये नीचे ईंट पड़ी है और ये एक ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, या कहें अर्थ है और मेरे हाथ में ईंट है, यानी कि ब्रिक है. तो हम उसको छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स. तो यानी कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते हैं. अब ये किस तरह से खींचते हैं, इसका रिलेशन क्या है? वो ये है, देखिए. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने क्या किया? एवरी मास इन दिस यूनिवर्स attracts every other mass with a force which is, वो force क्या है? which is directly proportional to the product of the masses. it means क्या है कि force जो है directly proportional है अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं m1 और m2. तो इक्वेशन फर्स्ट इनसे बन जाती है, यानी कि न्यूटन ने कहा है कि in this universe every two objects attracts टू वन अनदर, एक दूसरे को खींचते हैं. तो कैसे खींचते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2 ऑफ द बॉडी. सपोज इसके मास को हम m1 ले रहे हैं, इसके मास को हम हट के m2 ले रहे हैं, तो क्या होगा? इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. दूसरी बात है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. इसका मतलब ये होगा डिस्टेंस को यदि हम कम कर देते हैं, डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा. डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम हो जाएगा. तो ऑन कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल गेट F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो यही हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ है, ग्रेविटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो कैपिटल G है क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू होती है 6.6 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. यानी कि इसको निकाल सकते हैं G इज इक्वल टू 6.6 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. तो ये हमारे पास हो गया G की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स.
अब हमें डिस्कस करना है कि डज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अपोज करता है? इसके थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग माय डियर स्टूडेंट्स क्या है कि एवरी टू ऑब्जेक्ट्स यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कैसे? जैसे हमारे पास ये हमने एक टेबल बनाया है, इसके ऊपर एक यहाँ ईंट रखी है, ब्रिक रखी है, कोई बॉक्स रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि टोटल mg नीचे की तरफ है और ये r ऊपर की तरफ है। तो देखिए यदि हम ऐसा कहें कि एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, एक दूसरे को फोर्स लगेंगे तो इधर फोर्स लगेगा, मान लीजिए F1 F2 F1 इधर फोर्स लग रहा है, तो इसका जो फोर्स है वो इसको पीछे की तरफ को लगा रहा है, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे को इक्वल फोर्स लगाते हैं, इक्वल अमाउंट में फोर्स लगता है इनका, तो इसे हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके अकॉर्डिंगली यदि हमें देखते हैं कि अगर इस यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट न्यूटन्स के अकॉर्डिंगली दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर वो अट्रैक्ट करते हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि जब एक बॉडी नीचे गिर रही है तो दूसरी बॉडी भी उसकी तरफ आनी चाहिए, यानी कि तभी तो कहेंगे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि देखिए जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया था कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जब अर्थ है तो अर्थ को हमने इस फॉर्म में बनाया यहाँ पे, तो अर्थ का मास यदि हम यहाँ पे ले, ये सेंटर हो गया, इसका मास में ले रहा हूं m और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जब इधर की तरफ आ रहा है हम ऐसा कहते हैं कि अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन टूवर्ड्स द अर्थ तो अर्थ आल्सो मूव्स टूवर्ड्स द स्टोन, तो स्टोन की तरफ अर्थ को भी आना चाहिए। ये न्यूटन्स के आपके लॉ के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। अब हमें ये कहते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट तो आ रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है, हम इसके कैसे पता लगे? तो डियर स्टूडेंट ऐसा होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है तो अर्थ भी उसकी तरफ जा रही होगी, ऐसा होता है, लेकिन इस माइनर इफेक्ट को हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का मास है वो कितना है? मास ऑफ अर्थ जो है वो हो गया 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अब इतना होने से उस ऑब्जेक्ट का जो मास है, यानी कि अगर हमने स्टोन को लिया है, मान लीजिए स्टोन 1 kg का भी स्टोन हमारे पास हुआ तो ये 1 kg है और ये 6 × 10⁻24 kg है माय डियर स्टूडेंट, तो ये एक नेग्लिजिबल मास होगा स्टोन का और ये बहुत ज्यादा मास होगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा 1.65 × 10⁻24, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो होगा 1.65 × 10⁻24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स। तो इतना एक्सेलरेशन यदि उसका होगा तो हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, तो हम कहेंगे कि जो मास स्टोन का जो मास है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। तो इसलिए मास जब अर्थ का मास ज्यादा होगा तो मास उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, वो बहुत कम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन होगा कितना 1.65 × 10⁻24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स। और इसको निकालना जो है, इसको समझना, इसको हम देख पाना बहुत असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन इतना इसका एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब इतना एक्सेलरेशन होता है तो हम इसको देख नहीं सकते। तो हमें स्टोन आता हुआ नजर आता है, स्टोन नीचे गिरता हुआ नजर आता है, हम देखते हैं कि स्टोन इज कमिंग डाउन फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, बट अर्थ इज नॉट कमिंग टुवर्ड्स द स्टोन। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें तो सिर्फ इतना समझना है। अब हमें समझना है कि फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल के बारे में हम देखें, यदि हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दिया तो हम क्या कहेंगे कि फ्री फॉल में, कि फ्री फॉल में यदि हम किसी स्टोन को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, हमने एक स्टोन को लिया, स्टोन को वी हैव थ्रोन सपोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली उसको ड्रॉप किया, तो यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v = 0 हो जाएगी वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी v = 0 हो जाएगी उसके बाद दिस ऑब्जेक्ट और दिस स्टोन विल कम डाउन, ग्रेविटी के थ्रू नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो द फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट
under the influence of the earth gravitational force is called the free fall of the object. इस ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट. किसके इन्फ्लुएंस से? इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है इसे हम कहेंगे द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक रिलेशन इसके अंदर. ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है. अभी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा के यहां रख देता हूं, देखिए अब मैं इस ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्लेस में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा और इसका मास हमारे पास है m और अर्थ का मास हमारे पास है कैपिटल M, और इन दोनों के बीच में यदि हम देते हैं डिस्टेंस r, अगर हम यहां से इसका डिस्टेंस सेंटर से हट के ले लेते हैं r, तो अब हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G. तो रिलेशन बिटवीन g एंड कैपिटल G, अगर इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकाले डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्या होगा. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ. एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर रखा हुआ है. देखिए तो इसका जो वेट हो, जैसे मैं अर्थ पे खड़ा हूं, तुम अर्थ पे खड़े होते हो, तो तुम्हारा जो वेट है, यदि मान लीजिए कहीं आपने पैर रखा और वहां पर कीचड़ हुआ तो आप नीचे की तरफ चले जाएंगे, आप धंस जाएंगे उसके अंदर. ठीक है, तो अब इसके लिए इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो वेट है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जा रहा है. ठीक है, यानी कि हमारा वेट नीचे अर्थ के ऊपर लग रहा है. तो इसका मास जो है ये नीचे की तरफ को आएगा. तो मास क्या है बॉडी का? ये हो गया हमारे पास mg. तो mg जो है फोर्स हुआ. तो अभी ये ऑब्जेक्ट जो है वो F = mg से हम इसे कंसीडर करते हैं, और ये हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट. और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? देखिए F जो है वो क्या देगा हमें? G कैपिटल M m/r². ये तो न्यूटन्स की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली है ही. अब देखिए ये ऑब्जेक्ट जो यहां रखा हुआ है उसका मास क्या है? mg, और वो है टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो इसको हम इस वैल्यू को हम यहां पुट करें तो mg = कैपिटल G m m/r². तो डियर स्टूडेंट्स m एंड m विल कैंसिल आउट, तो रह जाएगा G = कैपिटल G m/r². माय डियर स्टूडेंट, तो यही एक रिलेशन है जो कि हमें G = G m/r के बारे में पता है. ठीक है, ये हमारा एक रिजल्ट हुआ. अब हमारे पास एक है कि डिफरेंस बिटवीन G एंड कैपिटल G, स्मॉल g एंड कैपिटल G. तो बहुत सिंपल है. देखिए जो G है, स्मॉल g है डियर स्टूडेंट, स्मॉल g के बारे में हमें पता है कि उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ होती है. तो G और G के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर. ये वेक्टर हुआ, पहला पॉइंट ये हुआ, वेक्टर हुआ. और इसका क्या है? G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसलिए ये है स्केलर क्वांटिटी, ये है स्केलर. इसका हमें डायरेक्शन नहीं पता. दूसरा, इसके सेकंड नंबर पे इसके हमें वैल्यू पता है. वैल्यू G इक्वल होते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और थर्ड पॉइंट इसका है G की वैल्यू है इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट चेंज होती रहती है. जैसे ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो G का वैल्यू चेंज होगा, कम होगा. और यदि हम अर्थ के अंदर चले जाएं उस ऑब्जेक्ट को लेकर तो उस समय भी वैल्यू जो है कम होगी. तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट वो सिंपल कितनी रहती है? G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसलिए प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू बदलती रहती है. और इसकी वैल्यू क्या है सेकंड की? ये है 6.6 कह सकते हैं into 10⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर. और डियर स्टूडेंट 6.67 भी इसकी वैल्यू होती है, यानी कि हम लिख सकते हैं 6.67. ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या है? प्लेस टू प्लेस, बट इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है. एट डिफरेंट प्लेसेस इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. You can share my videos, subscribe my channel. Thanks for watching. We will see in the next video.